तो ये हमारा लेक्चर 4 नंबर है। अगर आपने अभी तक यहाँ पर नए हैं, तो आपने पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर छोड़ दिया होगा। तो पहले जाकर आप पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर देख लें। तो आपका क्या होगा कि लगातार लिंकिंग होती जाएगी सारे टॉपिक्स के बारे में, और उसके बारे में आपकी कमांड होती जाएगी, तो आप इंडियन पॉलिटी अच्छे से समझ पाएँगे। क्योंकि सारे जो टॉपिक्स हैं वो एक-दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स के क्यों ना हों। चाहे वो अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो भी वो इंटरलिंक होते हैं, क्योंकि हम बेसिक टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम जो हैं स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें हम 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। एक है यूनियन टेरिटरी एंड इट्स टेरिटरी एंड सिटीज़नशिप। तो अगर आपको फर्स्ट यहाँ पे हम बता रहे हैं कि एक तो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और सेकंड जो है वो है हमारा सिटीज़नशिप। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सिटीज़नशिप देखो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट यहाँ पर 3 आर्टिकल्स हैं, 9, 10 और 11, जो कि सामान्यतः इम्पोर्टेंट होते हैं। बाकी 5, 6, 7 और 8 ये भी इम्पोर्टेंट है, तो उनके बारे में हम छोटा-सा डिस्कशन करेंगे। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि यहाँ पर हम 1 आर्टिकल, 2 और 3 और 4 आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। और जो सिटीज़नशिप है 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इसके बाद जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है फंडामेंटल राइट्स। तो हम वन बाय वन करके सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो कुल मिला के हमारे संविधान की क्लासेस यहाँ से प्रारंभ हो चुकी हैं। देखो, अगर आपके कोई डाउट हैं, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएँ। सारे के सारे हम आपके डाउट्स जो हैं, किसी एक दिन लाइव सेशन करेंगे, वहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है? और अगर आपको और भी कोई ज़्यादा डाउट आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं आपको कोई ऐसा तरीका नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा, जिससे कि आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर मैं सीधा डाउट करूँगा। बाकी तो हाँ, लाइव क्लासेस में आपके मैं टोटली डाउट ले लूँगा। जो भी डाउट्स होंगे, वो क्लियर कर ही लेंगे हम लोग। ठीक है? और हाँ, अगर यूट्यूब चैनल पे नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सेकंड, अगर आपने टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल जॉइन करना है, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, और जो भी क्लासेस हो चुकी हैं, उनकी लिंक भी आपको मिल चुकी होगी वहाँ पे, उसकी पीडीएफ, पीपीटी सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा हम पीवाईक्यू जो प्रैक्टिसेस हैं, वो भी हम टेलीग्राम पर ही करेंगे, क्योंकि और हाँ, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, जो टॉपिक्स हो रहे हैं, उनके क्वेश्चंस होंगे, वो सारे के सारे हम प्रैक्टिस अभी टेलीग्राम पर ही करेंगे, वन बाय वन कर के। कोई भी हमारे पास और भी सोर्सेस नहीं है, चाहे वो वेबसाइट हो, कुछ भी हो। तो अगर आप चाहते हैं वेबसाइट और सारी चीज़ें, तो सबसे पहले मुझे यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। उनको बताएँ कि क्लासेस कैसे चल रही हैं। अगर ठीक लग रही हैं, तो आप बता सकते हैं मुझे, और कुछ गड़बड़ी लग रही है, कुछ सुधार करने हो, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो चलिए, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन और एंड इट्स टेरिटरी का जो फर्स्ट जो है, तो एक आता है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी किस पार्ट्स में है, तो पार्ट 1 में है। और आर्टिकल जो है वो है कौन, आर्टिकल 1 से लेकर 4 के मध्य। ठीक है? अब हमारा जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 आता है, तो आर्टिकल 1 बेसिकली क्या डिस्क्राइब करता है? तो यहाँ पर ये बोलता है, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया दैट इज़ भारत एज़ ए यूनियन स्टेट्स, यूनियन स्टेट्स। तो बेसिकली ये जो प्रोविजंस है, 2 प्रकार की थिंग्स को डील करता है। फर्स्ट जो है, ये बताता है कि नेम ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द कंट्री। सेकंड जो आता है, टाइप्स ऑफ पॉलिटी, टाइप ऑफ पॉलिटी, है ना? जो बेसिकली अब देखो, नेम ऑफ द कंट्री कैसे, जो इंडिया है दैट इज़ भारत, मतलब इंडिया का नाम बता रहा है, कि साथ में कि भारत होगा। ठीक है? इंडिया दैट इज़ भारत। वहीं जो टाइप्स ऑफ पॉलिटी है, मतलब स्ट्रक्चर बताता है कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, यूनियन होगा, यूनियन होगा, ना कि फेडरल होगा। इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे कि फेडरल और यूनियन क्या डिफरेंस है ना? उसके बारे में थोड़ी सा आगे डिस्कशन करेंगे। अब क्या बात आती है कि जो जैसे फेडरेशन और यूनियन, हम यहीं पे डिस्कशन कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिटी का मतलब क्या है, यूनियन। जैसे हमारा जो कंट्री है, वो ऐसा नहीं है कि जो स्टेट्स हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और देन फिर संघ का निर्माण हुआ, जैसे कि अमेरिका में हुआ है। ठीक है? तो
यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स, मतलब स्टेट्स के मध्य कोई भी एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है इंडिया, है ना? बल्कि, है ना, इंडिया ने जो भी स्टेट्स यहाँ पे बने हुए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए बने हुए हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो सके, उसका पर्पज़ है यही सिर्फ़ कि एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो सके, इसके लिए ही बहुत सारे स्टेट्स अलग-अलग बनाए गए हैं। ठीक है? हम अभी थोड़ी-सी जानेंगे टोटल स्टेट्स कितने हैं, उनके नाम साफ कौन-कौन से फॉर्मेशन हुआ है उनका। सेकंड्स आता है यहाँ पर, देखो कुछ और वर्ड आते हैं जैसे टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया बेसिकली क्या है? तो आर्टिकल 1 जो है, आर्टिकल 1 बोलता है टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड यानी 3 पार्ट्स में कैटेगरीज़ में इसको टेरिटरी टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया जो बेसिकली है, वो 3 पार्ट्स में बँट जाती है। एक तो आता है टेरिटरी ऑफ द स्टेट, टेरिटरीज़ ऑफ द स्टेट। जो सेकंड में आ जाता है वो आता है यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। और फिर जो थर्ड में आता है ऐसी टेरिटरीज़ जिनको इंडिया समय-समय मतलब कभी एक्वायर किया हुआ है, कभी भी एक्वायर किया जा सकता है। तो टेरिटरीज़ दैट मे बी एक्वायर्ड बाय बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है? एट एनी टाइम। मैं इसलिए ट्राई करता हूँ कि राइटिंग ठीक आए, इसलिए थोड़ी-सा क्लास स्लो चलती है। और ये हो सकता है कि आपको गुस्सा भी दिलाए कि यार इतनी स्लो क्लासेस क्यों पढ़ाते हैं, तो आप थोड़ी-सी रफ्तार बढ़ा के क्लासेस देख सकते हैं। क्योंकि राइटिंग ठीक आने का मैं ट्राई करता हूँ कि राइटिंग थोड़ी-सा सही आए जो आपको अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है? सेकंड यहाँ पे 2 वर्ड्स आ जाते हैं कि टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है और टेरिटरी ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब हमें ये 2 चीज़ें बताता है, यूनियन ऑफ इंडिया। जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है एक बहुत वाइड रेंज है, क्योंकि यहाँ पर देखो स्टेट, यूटीज़ और टेरिटरी जो जो अभी मैंने बताया हुआ है, ये 3 चीज़ें बता देता है। फर्स्ट स्टेट, सेकंड यूटीज़ और थर्ड जो है ऐसी टेरिटरी जिनको भारत कभी भी एक्वायर कर सकता है, कभी भी इन फ्यूचर टाइम पे। वहीं जो यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ इंडिया है, यहाँ पर ओनली स्टेट्स आते हैं और ऐसे स्टेट्स जो कि ऑलरेडी हमारे फेडरल सिस्टम के मेंबर्स हैं और फेडरल सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है? ओनली ओनली स्टेट्स हैं। इसलिए कई बार क्वेश्चन आता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया में से कौन-सा सबसे ज़्यादा विस्तार मतलब कौन सबसे अधिक क्षेत्र को जोड़ता है? तो वो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, ना कि यूनियन ऑफ इंडिया, है ना? यहाँ पर एक चीज़ और समझने की आवश्यकता है ना? वो है कि देखो यहाँ पर जो हम मतलब जैसे यहाँ पर आता है ना कि हम सॉवरेन स्टेट के तौर पे क्या कर सकते हैं? तो सॉवरेन स्टेट के तौर पे हम जो अभी हमने बताया ना, एक्वायर कर सकते हैं। एक्वायर कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र को, किसी भी फॉरेन टेरिटरीज़ को हम एक्वायर कर सकते हैं। फॉरेन टेरिटरीज़ को किसी भी वक़्त पर एक्वायर किया जा सकता है ना? और वो जो एक्वायरिंग किया जाएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कब किया जा सकता है? जब हम इंटरनेशनल लॉ को फ़ॉलो कर रहे होंगे, इंटरनेशनल लॉ के अनुसार। वहीं यहाँ पर देखो कुछ सत्तांतरण भी किया जा सकता है। सत्तांतरण का मतलब जैसे कुछ क्षेत्र का लिया जा सकता है, दिया जा सकता है। अब कैसे? ट्रीटी के अनुसार, ट्रीटी के अनुसार परचेज़ किया जा सकता है। हम खरीद लें कुछ क्षेत्र को, हमें गिफ्ट भी मिल सकता है, हम गिफ्ट दे भी सकते हैं, लीज़ भी, है ना? लीज़ के आधार पर। और वहीं ऑक्यूपेशन भी कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र का, ऑक्यूपाइड कर सकते हैं हम उस क्षेत्र को। या हम हो सकता है कि किसी भी कंट्री को हरा दें और वहाँ जीत लें, उसको हरा कर या जीत कर किसी भी प्रकार से उसको हम क्षेत्र को ले सकते हैं। जैसे कि अगर कुछ एग्ज़ाम्पल हम आपको दें, तो एग्ज़ाम्पल ये है कि हमने कुछ क्षेत्र तो एक्वायर किए ही है ना, जैसे दादर एवं नागर हवेली है, दादरा एंड नागर हवेली, नागर हवेली, तो इसको भी हमने एक्वायर किया है। गोवा एवं दमन दीव,
गोवा, दमन एंड दीव, दमन एंड दीव। तो ये सब क्षेत्र तो हैं जो हमने एक्वायर किए हुए हैं। अगर हम आर्टिकल 2 की बात करें, तो आर्टिकल 2 हमें बेसिकली क्या एम्पावर करता है, यहाँ पर देखो एक चीज़ लिखा होगा, एक वर्ड आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है एम्पावर्स द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को शक्ति देता है, पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि जो एडमिटेड इनटू द यूनियन ऑफ द इंडिया। और यहाँ पर लिखा है अथवा एस्टैब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज इट थिंक फिट। सिंपल सा है इसका कि यह 2 प्रकार की मेजरली पावर्स देता है किसको, पार्लियामेंट को 2 प्रकार की मेजर पावर्स देता है। आर्टिकल 2 है जो, वो 2 प्रकार की पावर्स देता है किसको, पार्लियामेंट को। सबसे पहले कि एडमिशन किया जाए किसका, स्टेट्स का, जो भी स्टेट्स हैं, है ना? उनका एडमिशन किया जा सकता है, यानी कि नए स्टेट्स का एडमिशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टू दी एडमिशन ऑफ स्टेट व्हिच आर ऑलरेडी एक्सिस्टेंस, व्हिच आर ऑलरेडी एक्सिस्टेंस। वहीं जो सेकंड है, सेकंड जो हमें रेफर करता है, मतलब जो उसकी शक्ति है कि जैसे टू पावर ऑफ द एस्टैब्लिश ऑफ न्यू स्टेट्स, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पावर एस्टैब्लिश न्यू स्टेट। अब जो न्यू स्टेट्स को कैसे एस्टैब्लिश कर सकता है, तो सिंपल है, जो पहले से ही एक्सिस्टेंस कर रहे हैं, है ना, यानी कि पहले से एक्सटेंशन नहीं है, उनको एस्टैब्लिश कर सकता है, नए स्टेट्स बना सकता है। तो सिंपल है कि जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट विच वी आर नॉट इन एक्सिस्टेंस बिफोर, उसके पहले वो एक्सिस्टेंस नहीं कर रहे थे, उनका हम नए स्टेट्स को एस्टेबल कर सकते हैं। ठीक है? वहीं अगर आप आर्टिकल 3 की बात करेंगे, तो जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है किसकी, रीऑर्गेनाइज ऑफ द स्टेट्स, मतलब जो रीऑर्गेनाइज कर सकता है, जो भी स्टेट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज कर सकता है। इसके अलावा इसके पास यहाँ पर आर्टिकल 3 से कुछ और इसको पावर मिलती है पार्लियामेंट को, है ना, ऑथराइज, यहाँ पर पार्लियामेंट्स को ही और पावर मिल रही है, पार्लियामेंट को कुछ पावर्स मिल रही हैं। कौन-कौन सी पावर मिल रही हैं? फर्स्ट आता है फॉर्म ए न्यू स्टेट, फॉर्म ए न्यू स्टेट, है ना? अब कैसे स्टेट्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है? तो सबसे पहले बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट्स, बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट मतलब किसी और स्टेट से अलग करके एक नए स्टेट को बना सकता है। इसके अलावा यूनाइटिंग यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स आर पार्ट्स ऑफ स्टेट्स। वहीं जो थर्ड है, वो थर्ड पॉइंट है, यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट। मतलब देखो आप यहाँ पर देख सकते हो ना, मोर स्टेट्स को या पार्ट्स ऑफ स्टेट्स को जोड़ सकता है। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि कुछ और टेरिटरी को जोड़ के आप जो एक एनी ऑफ अलग स्टेट्स की है उसको ऐड कर दे। तो यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट। देन अगर हमारे सामने कुछ और भी आते हैं पॉइंट्स, हम इस पॉइंट्स को एक लिख के जा रहे हैं, तो आप भी अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हैं इसको। ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। वहीं किसी एरिया को बढ़ा सकता है, किसी क्षेत्र के जो है उसको बढ़ा सकता है। 3 नंबर आता है, कुछ क्षेत्र को सीमित कर सकता है, डिमिनिश कर सकता है, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। वहीं डी नंबर पे जो आता है कि कुछ बाउंड्री को अलग कर सकता है किसी स्टेट से, है ना? वहीं किसी स्टेट्स के मतलब नेम को चेंज भी कर सकता है। ठीक है? तो आर्टिकल 3 से इसको बहुत सारी पावर्स मिली हुई हैं अलग-अलग से। ठीक है? वहीं आर्टिकल जो 3 है वो 2 प्रकार की कंडीशंस भी डालता है। आर्टिकल 3 जो है वो 2 प्रकार की कंडीशन डालता है। अगर ऐसा कोई भी जो संशोधन है वो बिल आ रहा है पार्लियामेंट में, तो इसके लिए 2 कंडीशंस भी हैं।
तो जो फर्स्ट कंडीशन बोलती है कि देखो बिल लाने से पहले, है ना? अगर पार्लियामेंट में बिल आ रहा है तो सबसे पहले प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के आधार पर ही आना चाहिए ना। तो यहाँ पर है प्रायर रिकमेंडेशन, ऐसा बिल जो मतलब जो कि अब जो ये सारी चीज़ों में कुछ कुछ एक भी कर रहा है, तो ऐसा बिल अगर मान लो सेपरेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ फ्रॉम एनी स्टेट, तो ऐसा बिल लाने से पहले क्या होगा, रिकमेंडेशन चाहिए होगी। किसकी चाहिए होगी? प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के आधार पे ही हो सकता है। तो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, वहीं सेकंड जो आता है कि जो सेम बिल है, इस बिल को अगर पार्लियामेंट में आ रहा है तो उसके पहले जो है प्रेसिडेंट रेफर करेगा, कहाँ पर पहुंचाएगा इसको? उस स्टेट लेजिस्लेचर में जहां पर चेंज होना है, तो उसके व्यू को भी तो जानेगा, है ना, कि हाँ वो क्या चाहता है। तो सिंपल है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर दी सेम बिल, कहाँ पर? टू द लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर को भी भेजेगा ये सेम बिल। जिसका मतलब है कि उसके व्यू पॉइंट को तो जानना पड़ेगा कम से कम। लेकिन अब यहाँ पर जब लेकिन मैंने पहले ही बताया हुआ कि लेकिन का थोड़ी सा महत्व बढ़ जाता है ना? लेकिन का महत्व क्यों बढ़ जाता है यहाँ पर, कि अगर ऐसा कोई भी बिल आ रहा है, तो जो भी अब मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर में आ गया, लेकिन उसका व्यू पॉइंट है कि नहीं नहीं मैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ आपका जो व्यू पॉइंट है ना? तो इसका ये मतलब भी है कि उस जो प्रेसिडेंट है या पार्लियामेंट है, जो ये स्टेट लेजिस्लेटर ने व्यू पॉइंट भेजा है, तो इसको ये मानने के लिए बाध्य नहीं है। कोई बाउंडिंग नहीं है, माने या ना माने, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है? हो सकता है कि उसको माने और हो सकता है उसको रिजेक्ट कर दे। बट अगर ऐसा भी हो सकता है, कई बार ऐसा आपको लग रहा होगा कि स्टेट लेजिस्लेचर ने टाइम से पहले ही व्यू पॉइंट पहुँचा दिया, तब भी नहीं मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहा जाता है, एक वर्ड बहुत ज़्यादा चलता है, कई बार अगर आपने पढ़ा होगा कि एन, इसको आप लिख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो एन इंडेस्ट्रक्टिबल, TRUCTIBLE, यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट, जिसका मतलब है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अब आप ये देख सकते हैं ना, कि जैसे अभी आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको जम्मू कश्मीर है ना? जहाँ पर स्टेट को चेंज करके क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, है ना? और तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है। और ऐसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे अलग-अलग स्टेट्स को उनको पार्ट्स करके नए स्टेट्स भी बना दिए गए हैं। जैसे अभी हमारा लेटेस्ट एग्जांपल तेलंगाना है ना, आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को बना दिया गया है, ठीक है? उसके पहले देखो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी थे। मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था। यूपी से उत्तराखंड बनाया गया था, है ना? तो ऐसे अलग-अलग स्टेट्स भी तो बनाए गए हैं। और अभी हम पढ़ेंगे कौन से स्टेट से किसको अलग करके बनाया गया है। अगर आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अगर डिफरेंस समझेंगे, तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 वर्सेस आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 कर क्या रहा है बेसिकली? ऑलरेडी जो जैसे देखो, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, मतलब जो भी स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं उनको एडमिशन दे रहा है, आर्टिकल 2 दे रहा है एडमिशन, ठीक है? और नए स्टेट्स का एस्टैब्लिशमेंट कर रहा है। वहीं जो आर्टिकल 3 है ना? वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है कि जो ऑलरेडी इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट हैं, उनमें ही चेंजेस कर रहा है ना? जो भी स्टेट्स ऑलरेडी एक्सेस कर रहे हैं आर्टिकल 3 के अंतर्गत, है ना? उनमें ही चेंज कर रहा है। मतलब सिंपल है, जो भारत का पॉलिटिकल मैप है, उसको चेंज कर रहा है वो, है ना? पॉलिटिकल मैप है जो, उसको ही चेंज कर रहा है। पॉलिटिकल मैप को चेंज कर दे रहा है, उसकी बाउंड्रीज को रीएडजस्ट कर दे रहा है। कौन सा? आर्टिकल 3। वहीं आर्टिकल 2 नए स्टेट्स को
एडमिशन दे रहा है, उसको एडमिशन देने का मतलब उनको शामिल कर रहा है और एस्टैब्लिशमेंट कर रहा है ना? और जो कि यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट नहीं है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 4 में। तो आर्टिकल 4 एक प्रकार से सेल्फ डिक्लेयर कर रहा है ना? सेल्फ डिक्लेयर क्या कर रहा है कि कुछ लॉ बनाए जाएँगे, ठीक है? कि एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट जो ऑफ न्यू स्टेट्स होगा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी काम हो रहा है ना? ये ये जो है आर्टिकल 4 के अंतर्गत है ना अमेंडमेंट होगा और जो कि अंडर 368 के तहत है ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, है ना? जो आर्टिकल 2 अगर मैं सीधा लिख दूँ आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 3 के तहत जो भी चेंजेस हो रहे हैं, वो भी आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा, है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। बल्कि बल्कि इन दोनों में जो चेंजेस किए जा रहे हैं, वो एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ होगा, है ना? बाय सिंपल मेजॉरिटी एंड बाय द ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस लेटिव प्रोसेस। सिंपल ही है कि आर्टिकल 4 के तहत नहीं माना जाएगा। अगर हम आर्टि एक क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता था, जो कि ये जो आर्टिकल 3 है कि पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि आर्टिकल 3 के तहत, है ना, जो इंडियन टेरिटरी है, क्या वो फॉरेन कंट्री को दे सकता है या उसमें कुछ जुल्म कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, कब आया? जब 1960 में। अगर आपने अभी पिछली कुछ क्लासेस को देखा होगा, तो वहाँ पर मैंने बेरुवारी संघ का एक नाम लिया हुआ था, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन आया जब राष्ट्रपति ने पूछा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्णय लिया हुआ है कि जो बेरुवारी का क्षेत्र है ना? यानी कि वेस्ट बंगाल का जो क्षेत्र है बेरुवारी जो वेस्ट बंगाल में आता था, उसका कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया जाए, है ना? और तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक निर्णय सही होगा? तब सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं, ये निर्णय सही नहीं है। अगर आपको जो आर्टिकल 3 है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरनल चेंजेस के लिए है, मतलब जो भारत की है क्षेत्र के अंदर वो चेंज कर सकता है। उसकी ये पावर नहीं है कि वो किसी भी स्टेट को अपने क्षेत्र दे सकता है ना? तो अगर इसको कोई क्षेत्र देना है, जो फॉरेन कंट्री को देना है, तो उसके लिए आपको आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट करना पड़ेगा। कितना अच्छा डिसीजन था ये, है ना? ऐसा नहीं है कि आपकी मनमर्जी चली, तो चलो हम स्टेट का एक क्षेत्र दे रहे हैं, तो आर्टिकल 368 के तहत आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसके तहत बाद में क्या हुआ, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। कौन-सा? 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1960 में, अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, है ना? कुछ क्षेत्र था वो पाकिस्तान को दे दिया गया, बेरुवारी का जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान को दे दिया गया। बाद में ऐसा ही एक और अमेंडमेंट हुआ एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2015 में हुआ था, 2015 में हुआ। इसके द्वारा भी कुछ क्षेत्र को दे दिया गया, इसको बांग्लादेश को कुछ क्षेत्र दे दिया गया, कुछ और कुछ ले भी लिया गया था, ठीक है? तो ऐसे गिव एंड टेक वाला सिस्टम चलने लगा। बाद में जब हमें पता चला कि आर्टिकल 3 के तहत ये नहीं, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। बाद में कुछ और एवोल्यूशन होता है स्टेट्स एंड टेरिटरीज में, तो धीरे-धीरे क्या होता है एवोल्यूशन, फिर अब पहले तो फर्स्टली क्या है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया में जब भारत स्वतंत्रता मिलती है, भारत को इंडिपेंडेंट होता है भारत, तो यहाँ पर प्राइमली 2 स्टेट्स होते हैं, 2 प्रकार के स्टेट्स हैं, है ना? एक है कि जो प्राइमरी जो है ब्रिटिश प्रोविंस, जिसके बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं पहले, ब्रिटिश प्रोविंसेस जो कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल्स के अंतर्गत थी। वहीं दूसरा था प्रिंसली स्टेट,
जो कि देखो मैंने बताया था कि राजा एवं रानी के अंडर ही काम करते थे, बट हाँ उनको एक टैक्स पे करते थे, ठीक है। होते थे किसके अंतर्गत ही, ब्रिटिशर्स के अंतर्गत ही। तो सारे के सारे शामिल हो गए थे। बट क्या हुआ कि जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है ना, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट मैंने उसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में थोड़ी सी। तो आपने अगर पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो जरूर लेक्चर देख लें, सारा का सारा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है। तो इन इसमें से क्या हुआ कि जो है भारत को दो पार्ट में बांट दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। अब क्या हुआ, जो ये ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट्स थे, और बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स को दो ऑप्शन मतलब थ्री ऑप्शन दिए गए। तो थ्री ऑप्शंस दिए गए इनको, ऑप्शंस दिए गए थे प्रिंसली स्टेट्स को। तो पहला जो ऑप्शन था कि आप इंडिया को ज्वाइन कर लो, इंडिया ज्वाइनिंग इंडिया, ज्वाइनिंग इंडिया। और सेकंड जो दिया गया था वो था ज्वाइनिंग पाकिस्तान, ज्वाइनिंग पाकिस्तान। और जो थर्ड नंबर पे था कि आप स्वतंत्र रहे, आप कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी में शामिल होने की। इसके तहत फिर क्या हुआ, रिमेनिंग इंडिपेंडेंट। अब ऐसे जो स्टेट्स थे लगभग 552 जो प्रिंसिपल स्टेट थे वो शामिल हो गए थे किसमें, भारत के अंदर शामिल हो गए थे। बट 552 थे टोटल, जिसमें कि बाउंड्री के अंदर थे 552, जिसमें कि 549 तो तुरंत के तुरंत शामिल हो गए। अब बचे तीन। तो तीन में कौन कौन से थे, हैदराबाद, हैदराबाद, जो कि बाद में पुलिस एक्शन के द्वारा इसको शामिल कर लिया गया। अब ये शामिल नहीं हो रहा था तो इसको पुलिस एक्शन करना पड़ा, पुलिस एक्शन लेना पड़े। बाद में ये हैदराबाद का जो नवाब था वो भाग गया पाकिस्तान। जूनागढ़ था, जूनागढ़ को शामिल कर लिया गया, जूनागढ़ को जो है जनमत के द्वारा सम्मिलित कर लिया गया था, है ना। वहीं जो थर्ड नंबर पे था कश्मीर, तो इसको शामिल किया गया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा शामिल कर लिया गया था कश्मीर को। इन सबको शामिल कर लिया गया था। बाद में टोटल 552 को शामिल कर लिया गया। अब 1950 में प्रॉब्लम होती है, 1950 में प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है। तो 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या हुआ, जो यूनियन ऑफ इंडिया से तो सारे स्टेट्स को हम चार पार्ट में बांट दिया। पार्ट ए, अब इसमें नाम जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्ट ए, पार्ट बी। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सीधे के सीधे स्टेट्स बना दिए गए, तो नहीं, तो सीधे नहीं बने थे, क्योंकि बाद में संशोधन हुआ था, रिओगनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, देन सारे स्टेट्स बने हुए थे। तो अभी हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो पार्ट डी, इन चार पार्ट्स में उनको बांट दिया गया था, ठीक है। 1950 में स्थिति ये थी। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि 1950 में स्टेट्स की क्या स्थिति थी, तो चार पार्ट में अलग से बांट दिया गया था उनको, है ना। टेरिटरीज ऑफ इंडिया को अलग से चार पार्ट से बांट के रखा गया था। जब इस संबंध में विवाद बहुत सारा छिड़ रहा था, अलग अलग विवाद चल रहे थे, इंटीग्रेशन, जब प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन चल रहा था तो सब लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं, हमें भाषा के आधार पर बांट दो, है ना। तो इंडियन गवर्नमेंट थी वो इस चीज़ के एक्सेप्टेंस नहीं थी, उसको नहीं मानने को तैयार नहीं वो थी कि हम भाषा के आधार पे स्टेट्स बनाएं और कंट्री को फिर से विभाजित कर दें। हम अभी धर्म के आधार पे हम विभाजित हुए हैं, अब भाषा के आधार पे हम विभाजित कर रहे हैं, तो इस चीज़ में एक्सेप्टेंस नहीं थी। तो क्या किया कि जून 1948 में, जून 1948 में, अब एक डेट याद कर लेना, जून 1948 में, है ना, गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट किया एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, कमीशन, जो कि बेसिकली किसके चेयरमैनशिप में था, तो एस के धर की चेयरमैनशिप था। तो इन्होंने बोला कि नहीं, इन्होंने अपनी इस रिपोर्ट जो है वो दिसंबर 1948 में सबमिट की, दिसंबर 1948 में सबमिट की इस रिपोर्ट को। और इस रिपोर्ट में इन्होंने बोला कि नहीं, जो है कि जो हम रिओर्गनाइजेशन करेंगे स्टेट्स का, उन्होंने सलाह दी कि जो स्टेट्स का रिओर्गनाइजेशन किया जाएगा ये बेसिकली किस पे आधार पर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव के आधार पर होना चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक के आधार पर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इनकी रिकमेंडेशन थी, जो इन्होंने रिकमेंडेड किया, क्या रिकमेंडेड किया, रिकमेंडेड रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स
on the basis of administrative convenience rather than linguistic factor rather than लिंग्विस्टिक फैक्टर। तो मतलब लिंग्विस्टिक फैक्टर को छोड़ दो, बल्कि हमको क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस के आधार पर ही स्थापित करना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई मार्केट में कि नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आपको तो लिंग्विस्टिक कन्वेंस के आधार पर ही, आपको भाषा के आधार पर ही हमें एक स्टेट्स की स्थापना करनी पड़ेगी। तो बाद में फिर प्रॉब्लम हुई, तो इस बात को लेकर फिर बाद में जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने फिर से एक ठई कमेटी गठित की, सेम कमेटी लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी फिर से गठित की दिसंबर 1948 में। दिसंबर 1948 में ही फिर से एक कमेटी गठित हुई। जब रिपोर्ट सबमिट की गई, तुरंत का तुरंत फिर से प्रॉब्लम्स होने लगी और मतलब कुछ हड़तालें होने लगी। तो फिर क्या हुआ, दिसंबर 1948 में एक कमेटी गठित की गई जेवीपी के द्वारा। जेवीपी नाम से जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। तो इसमें 3 व्यक्ति थे, कौन-कौन से? जेएल नेहरू, और दूसरे जो थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। अब इसमें स्वाभाविक है वल्लभ भाई पटेल, और जो थर्ड थे वो थे पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया। इनका नाम सबसे चलता है मुझे, सीतारामैया, पट्टाभी, बहुत अच्छा। तो अब इसमें स्वाभाविक है कि कोई भी चेयरमैन नहीं होना चाहता, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया तीनों बहुत ही पहुँचे हुए, और मतलब पहुँचे हुए क्या कहें, बहुत टॉप लेवल के नेता थे देन उस टाइम के, ठीक है। तो कोई थी, तो इन्होंने बाद में अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की वो थी अप्रैल 1949 में, अपनी रिपोर्ट सबमिट की अप्रैल 1949 में रिपोर्ट सबमिट की। तो इन्होंने भी सीधा तौर पर रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट किसको कर दिया कि हमें जो है वो लैंग्वेज के आधार पर भी कोई भी स्टेट का रिकॉग्नाइजेशन नहीं करना है। तो इन्होंने लैंग्वेज के आधार पर रिजेक्ट कर दिया गया। अब क्वेश्चन आता है कई बार कि जो धर कमीशन और जो जेवीपी कमेटी है, इसमें से किसने, मतलब भाषा के आधार पर, किसने प्रशासन के आधार पर बोला हुआ है ना? तो सिंपल है, दोनों ने ही भाषा के आधार पर रिजेक्ट कर दिया है, बट धर कमीशन ने बोला था कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर ही रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए स्टेट्स का, है ना? क्योंकि उससे प्रशासन के आधार पर कोई बंटवारा नहीं होगा। बट प्रॉब्लम्स यहाँ से क्रिएट होना अब होती है स्टार्ट। यहाँ पे क्या होती है एक प्रॉब्लम, वो है कि अक्टूबर 1953 में एक व्यक्ति हैं, उनकी डेथ हो जाती है ना? जिनको बोलते हैं पुट्टी श्री रामुलु द्वारा, है ना? अब पुट्टी रामुलु हैं, वो उनकी जब डेथ हो जाती है, तो एक स्टेट्स बनाना पड़ता है आंध्र प्रदेश, आंध्रा स्टेट बनाना पड़ता है ना? और किससे? तेलुगु मतलब मद्रास से अलग करके आंध्र स्टेट को बनाना पड़ा, है ना? और जो श्री रामुलु थे, तो वो 56 दिन की लगातार भूख हड़ताल की उन्होंने, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में क्या हुआ, एक फजल अली कमीशन का गठन किया गया। जब आंध्र स्टेट बन गया, तो धीरे-धीरे और जगह पे भी प्रॉब्लम्स होने लगीं, अलग-अलग जगह पे। तो एक फजल कमीशन का गठन हुआ, है ना? दिसंबर 1953 में। दिसंबर 1953 में इसमें 3 मेंबर्स थे। एक तो फजल अली ही थे, जो कि इसके चेयरमैन थे। सेकंड जो थे वो थे के एम पनिक्कर, और जो थर्ड नंबर से थे वो एच.एन. कुंजरू, ठीक है। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपी काफ़ी टाइम बाद, सितंबर 1955 में। जब रिपोर्ट सौंपी, तो इन्होंने रिपोर्ट्स में कुछ सजेशन दिए, और इन्होंने एक्सेप्ट किया कि लैंग्वेज के आधार पे होना चाहिए, स्टेट्स बन सकते हैं। लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स का रिकॉग्निशन करना चाहिए, बट यहाँ पे बट फिर लगा, और बट बोला इन्होंने कि वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो है फॉर्मूला रिजेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए पंजाबी है तो पंजाब,
ही वाले ही रहेंगे वहाँ पे, नहीं ऐसा नहीं। तो वन लैंग्वेज, बट हाँ, ये तो थोड़ी-थोड़ी आ गया है अब तो मार्केट में ऐसा भी, कि वन लैंग्वेज वन स्टेट वाला सिस्टम हो गया, गुजरात गुजरातियों के लिए, है ना? भोजपुरी भोजपुरियों के लिए, ऐसा हो गया है, बट नहीं है, पॉसिबल नहीं है हमारे इंडिया में, क्योंकि घाट-घाट का जब पानी बदलता है तो लैंग्वेज भी बदलती है, ठीक है? और फिर उन्होंने कुछ फैक्टर्स भी बताए, कुछ मेजर फैक्टर्स वाले के, जो कि कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी स्टेट को बनाने के लिए। फर्स्ट कि हमारा जो है वो इस बात पे फ़ोकस नहीं होना चाहिए कि अलग-अलग स्टेट बँटे हैं। हमारा जो फ़ोकस होना चाहिए वो कंट्री को यूनाइट करने के लिए और उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए हमें, है ना? हमारे जो मेजर फैक्टर्स हैं वो इस बात पे डिपेंड करना चाहिए, ना कि इस बात पे डिपेंड करना चाहिए कि हमें अलग-अलग स्टेट्स में बाँट दिया गया है, ठीक है? उसी प्रकार से एक और सबसे ज़्यादा है कि कल्चर और लिंग्विस्टिक दोनों को उसकी ध्यान एकरूपता को ध्यान में रखना है ना? अगर यहाँ पे कल्चर एंड लिंग्विस्टिक होमोजेनिसिटी लिंग्विस्टिक होमोजेनिसिटी होमोजेनिसिटी वहीं अगर आप देखोगे तो ट्राई ये रहना चाहिए, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के आधार पर ही कंसिडरेशन किया जाना चाहिए। वहीं जो हमारा 4th नंबर है कि प्लानिंग एंड प्रमोशन के आधार पर ही सभी स्टेट्स को ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है? उसके जो नागरिक हैं उनके कल्याण, हमारा जो प्रमुख फ़ोकस होना चाहिए ना, वो किस पे होना चाहिए? नागरिकों के कल्याण पे होना चाहिए, ना कि स्टेट्स के बनाने पे, कि आप पॉलिटिकली किसी भी हाल पे स्टेट्स बनाने हैं। हालाँकि ये चारों पॉइंट सिर्फ़ आपको ध्यान में रखने हैं, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने लिखे भी नहीं है यहाँ पर, नहीं तो मैं ज़रूर लिख देता, ठीक है? बाद में कमीशन है तो उसने सजेस्ट किया कि एक काम करो, सबसे पहले ना जो हमने 4 फोल्ड 4 पार्ट में बाँटा हुआ था ना, जो 4 पार्ट का क्लासिफिकेशन था, है ना? उसको एबोलिश कर दो, है ना? क्लासिफिकेशन को एबोलिश कर दो, हटा दो, और उसकी जगह पे क्लासिफिकेशन को एबोलिशन कर दो। उसकी जगह पे सबसे पहले क्रिएशन करो कितने? 16 स्टेट्स का, 16 स्टेट्स का और 3 यूटीज़ का, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज़ होंगी, मतलब यूटीज़ यूटीज़ होंगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया, वाइडली एक्सेप्ट कर लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया और फाइनली जो इसमें से प्रोडक्ट निकल के आता है, वो निकल के आता है। और जो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास किया, 1956 पास किया। और इसके माध्यम से, हाँ, और इसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट किया गया, 7th अमेंडमेंट किया गया, जिसके माध्यम से 1956 में ही ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, इसके माध्यम से जो 4 वर्ग थे उनको हटा दिया गया और स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा फाइनली 14 स्टेट्स बनाए गए, 14 स्टेट एंड 6 यूटीज़ बनाई गई। अब इन 14 स्टेट्स का नाम आपको जानना ज़रूरी है? नहीं जानना ज़रूरी है मेरे हिसाब से, बस नाम सुन लीजिए। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इसके अलावा 6 यूटीज़ थीं, अंडमान निकोबार आइसलैंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनी आइसलैंड, मणिपुर और त्रिपुरा। ये सारे के सारे यूटीज़ थी। तो कुल मिला के 14 स्टेट और 6 यूटीज़ में बाँट दिया गया। अब उसके बाद स्टार्ट होता है कि कुछ नए स्टेट्स भी बनना स्टार्ट हुआ बाद में। तो देखो, अभी हमने बॉम्बे का नाम लिया था, तो बॉम्बे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तब 1960 में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। महाराष्ट्र जो था, तो महाराष्ट्र जो है तो मराठी लैंग्वेज के लिए, जो मराठी बोलते थे वो महाराष्ट्र में बाँट दिए गए। और जो गुजरात थे, गुजरात जो है वो गुजराती स्पीकिंग पीपल के लिए, गुजराती स्पीकिंग पीपल के लिए। तो ये हमारा कौन-सा स्टेट हो गया? 15th नंबर का, 15वें नंबर का। 14 स्टेट का नाम ले लिया। अब हाँ, आपको यहाँ पर नोट डाउन करता जाना है। मैं अभी बता जाऊँगा। 15th स्टेट है, कौन-सा है? गुजरात।
वन बाय वन करके ध्यान रखते चलना। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे आता है दादर एवं नागर हवेली। दादर एंड नागर हवेली। दादर एंड नगर हवेली जो 1961 में, मतलब 1954 तक इनका पुर्तगीज का शासन था। 1961 में, है ना, भारत ने इसको शामिल कर लिया गया था। ठीक है, और फिर क्या हुआ, अभी जैसे मैंने बताया था कि एडमिशन ऑफ द न्यू स्टेट, न्यू जब इसका न्यू एडमिशन हो रहा है तो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, है ना, और इसको फाइनली यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फैक्ट जरूरत नहीं है, सारे कुछ पूछता ही नहीं है एग्जाम में। गोवा एवं दमन द्वीप है, तो गोवा और दमन द्वीप को भी शामिल कर लिया गया, दमन एंड दीव को। इससे पुर्तगालियों से आज़ाद किया गया, कब किया गया था, 1961 में। हाँ, ये याद रखना है, 1961 में पुर्तगालियों से को छुड़ा लिया गया था, किसके द्वारा, प्लस एक्शन के द्वारा छुड़ाया गया था। और फाइनली इसका भी एडमिशन हुआ। जब एडमिशन हुआ तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। और बाद में क्या हुआ, जो 1987 में है, गोवा को एक स्टेट बना दिया गया। अभी उसके बारे में थोड़ी सी आगे पढ़ेंगे हम। फिर फाइनली पुदुचेरी को शामिल किया गया 1954 में। पुदुचेरी को 1954 में शामिल कर लिया गया, है ना, किससे, फ्रांस है, फ्रांस से इसको फ्रांस ने ले लिया, फ्रांस से भारत ने ले लिया, है ना। और 1962 तक यहाँ पर शासन चलता रहा एक्वायर्ड टेरिटरी के रूप में। बाद में इसको क्या हुआ, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको यूटीज बना दिया गया, उन्होंने टेरिटरी का हिस्सा बना लिया गया। फिर हमारा एक जो स्टेट आता है नागालैंड, तो नागालैंड जो है 16th स्टेट हमारा, नागालैंड को शामिल कर लिया गया। नागालैंड में बेसिकली 1963 में नागा हेल्स एंड ट्यूसेंग एरिया को मिलाकर एक स्टेट बनाया गया था, नागालैंड। तो यहाँ पर अब देखो, आप याद करते ना, 16th नंबर का स्टेट कौन सा हो गया, नागालैंड। नागालैंड 16 नंबर का स्टेट। ठीक है, फिर आता है हमारा 17th नंबर का स्टेट्स आता है। 17th नंबर का स्टेट कौन से, हरियाणा। हरियाणा किससे अलग करके बनाया गया था, पंजाब से अलग करके बनाया गया था 1966 में। तो अभी आप यहाँ पर देखो, अब हमारा 17th नंबर का कौन सा बन गया, हरियाणा। ठीक है, फिर हमारा जो स्टेट आता है 1971 में, 1971 में हिमाचल प्रदेश को एक स्टेट बना दिया गया, किससे अलग करके, है ना, हिली स्टेट के रूप में बनाया गया था 1971 में। तो 18वां स्टेट जो था वो कौन था, हिमाचल प्रदेश। 18वां स्टेट हिमाचल प्रदेश। अगर 1972 में आप देखोगे तो 1972 में 3 अलग अलग स्टेट बनाए गए। 1972 में 3 अलग अलग स्टेट कौन से, मणिपुर, मणिपुर, सेकेंड नंबर पे त्रिपुरा, और त्रिपुरा एक यूटी था, फिर मेघालय। तो मणिपुर जो था 19th स्टेट, 20th स्टेट, और 21 मेघालय स्टेट। अब आप यहाँ देखिए, 15 नंबर पे गुजरात, 16 नंबर पे नागालैंड, 17 पे हरियाणा, 18 पे हिमाचल प्रदेश, 19 पे मणिपुर, त्रिपुरा 20वें नंबर पे, मेघालय 21वें नंबर पे। सिक्किम के बारे में थोड़ी सी अलग स्टोरी है, सिक्किम की अलग ही लेवल की स्टोरी चल रही थी। तो सिक्किम में बेसिकली चोग्याल वंश का शासन था 1947 तक। 1947 के बाद से लेकर बाद में क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने इच्छा जताई कि हम भारत में शामिल हो जाना चाहते हैं, चोगलैंड वंश के बाद उसको शामिल कर लिया गया 1974 में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, और इसको एक जो है एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया, जहाँ पर उसकी जो अभी भी वंश चल रहा था, लेकिन हाँ, उसको उसकी जो मंत्रालय, विदेश मंत्री है, सुरक्षा, ये सब कुछ कौन संभालेगा, भारत ही संभालेगा। ठीक है, इसको शामिल कर लिया गया। वहीं तो जब इसको इसकी जगह पे क्या है, आर्टिकल 2A जोड़ा गया था 1974 में, आर्टिकल 2A को ऐड किया गया। एसोसिएट एक नई वो है, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। ठीक है, और एक कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ऐड किया गया था, 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, अब 1975 में एक जनमत हुआ, 1975 में जनमत हुआ, और फाइनली 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1975 में ही,
है ना, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको 22nd स्टेट घोषित कर दिया गया, मतलब सिक्किम को घोषित कर दिया गया। तो अभी आपने देखो यहाँ पर मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय हो गया, अब यहाँ पर सिक्किम लिख लो। तो सिक्किम कौन सा स्टेट हो गया? 22nd स्टेट, 22वां स्टेट है सिक्किम। अब हम आगे की अगर स्टोरी थोड़ी सा देखते हैं, सिक्किम के बाद आता है 1987 में, है ना, 1987 में जो शामिल हैं 3 स्टेट्स फिर बनते हैं। यहाँ पर एक तो आता है मिजोरम, मिजोरम जो कि 23rd नंबर का स्टेट है। फिर आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। एक रवि कुमार का आपने बहुत पहले वाला वो देखा होगा, स्टैंड अप कॉमेडी। तो स्टैंड अप कॉमेडी में बोलता है कि कुछ स्टेट्स का नाम है कि जहाँ पर बोलता है कि चलो, जब बोल रहा है कहीं चलने के लिए, तो अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश 24th नंबर का स्टेट था। गोवा है जो वो 25th नंबर का स्टेट है। वहीं 2000 में 3 स्टेट्स फिर से बनाए गए, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ किससे, एमपी से अलग करके 26th स्टेट। ठीक है, उत्तराखंड, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड 27th, जहाँ पे देवभूमि बोलते हैं वहीं। फिर आता है हमारा झारखंड, है ना, तो झारखंड, तो झारखंड जो है वो 28th नंबर का स्टेट है। वहीं 2014 में तेलंगाना, तेलंगाना जो कि 29th स्टेट था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ जाता है 29th में, 2019 में जे एंड कश्मीर को स्टेट से बदल कर इसको यूटीज बना दिया गया। जब यूटीज बना दिया गया और इसके अलावा लद्दाख है तो उसको एक अलग से यूटी बना दिया गया। ठीक है, लद्दाख को एक अलग से यूटी बना दिया गया। तो टोटल इन सब का फॉर्मेशन हुआ, है ना। वहीं कुछ स्टेट्स के नाम चेंजेस भी किए गए, कुछ में कुछ परिवर्तन किए गए। तो अगर आप देखें कौन से स्टेट्स में कौन से नाम परिवर्तन किया गया, तो 1950 में परिवर्तन करके यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस इसका नाम बदल के यूपी कर दिया गया। वहीं 1961 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया, तमिलनाडु कर दिया गया। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखो कि जो नाम होता है बेसिकली, तो ये जनता की भावना को ध्यान में रखकर किया जाता है। जब वहाँ की जनता डिमांड करती है कई बार, तो वोट बैंक के लिए भी ऐसा किया जाता है, नाम चेंजेस किए जाते हैं। क्या अभी हाल फिलहाल नाम चेंज करने का कुछ सिलसिला थोड़ी सा ज़्यादा चला हुआ था, मैसूर है जो, तो मैसूर का नाम चेंज करके कर्नाटक कर दिया गया, कर्नाटक कर दिया गया। वहीं इसी टाइमलाइन पे लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप का, इन सब का नाम बदल के लक्षद्वीप कर दिया गया, लक्षद्वीप कर दिया गया। वहीं 1992 में दिल्ली है जो, तो दिल्ली का नाम चेंज करके नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, टेरिटरी ऑफ दिल्ली कर दिया गया। वहीं उत्तरांचल का नाम चेंज करके, उत्तरांचल नाम था, ठीक है, उत्तरांचल का नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया। वहीं पौंडीचेरी का नाम बदल के पुदुचेरी कर दिया गया, पौंडीचेरी नाम बदल के पुदुचेरी कर दिया गया। हाँ, 2011 में उड़ीसा का नाम चेंज करके उड़ीसा कर दिया गया। कुल मिला के इतने सारे स्टेट्स का नाम चेंज सब कुछ हो गया है ना। अब हमारा ये जो यूटीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज वाला टॉपिक था वो तो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो मेन दूसरा टॉपिक था वो था सिटीजनशिप, इसी में ही कंप्लीट करना था हमको। सिटीजनशिप में आता है सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है व्हाट सिटीजन, सिटीजन होता क्या है। तो सिटीजन बेसिकली क्या है, एक प्रकार का लीगली रिकॉग्नाइज्ड मेंबर है, इसका स्टेट्स का मेंबर होता है ना। उसके पास कुछ स्पेसिफिक राइट्स होते हैं, है ना, जिनका वो कुछ प्रिविलेज होते हैं, कुछ ड्यूटीज भी होती हैं उसकी ना, जिसका वो फायदा उठाता है, लाभ उठाता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं व्हाट इज सिटीजन, ए सिटीजन ए लीगली रिकॉग्नाइज्ड मेंबर ऑफ स्टेट, मेंबर
ऑफ ए स्टेट ना, जिसमें कि ए सिंपल है, नेशन हु हैज स्पेसिफिक राइट, स्पेसिफिक राइट्स, प्रिविलेज, प्लेज एंड ड्यूटीज। तो सिटीजनशिप बेसिकली क्या है, एक प्रकार की फॉर्मल रिलेशनशिप है किसके बीच, इंडिविजुअल और जो कंट्री है उसके बीच में एक सिटीजनशिप होती है कि जो जैसे भारत का नागरिक है तो भारत और नागरिक के बीच में एक संबंध है, रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, है ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी होते हैं। तो हमारे इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, तो पार्ट 2 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 के अंदर, है ना, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसके बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं। हाँ, इसमें कुछ प्रोविजंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे जब सिटीजन्स थे जो 26 जनवरी 1950 के आसपास, उनको आइडेंटिफाई करना था। हम उन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ने वाले हैं। जैसे आर्टिकल 5 है, तो आर्टिकल 5 जो करता है वो कहता है कि नागरिक होना क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नागरिकता है क्या, है ना। तो सिटीजनशिप ऑफ एट द कमेंसमेंट, इसमें एट लगना है यहाँ पे, एट द कमेंसमेंट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वहीं आर्टिकल जो 6 है, आर्टिकल 6 बोलता है कि जैसे कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो इंडिया से पाकिस्तान को माइग्रेट कर गए हैं, है ना, इंडिया से यानी पाकिस्तान से इंडिया के लिए माइग्रेट करके आए हुए हैं, उनके लिए हम सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो राइट्स ऑफ सिटीजनशिप मतलब नागरिकता का अधिकार है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान या फ्रॉम पाकिस्तान। सिंपल ही था। देखो मैं इन सब के बारे में थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ, उसका कारण यही है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गए हैं अब आर्टिकल, है ना। उसकी वजह ये है कि नागरिकता से रिलेटेड ज़्यादा आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते भी नहीं, 5, 6, 7 और 8 का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे ही इम्पोर्टेंट थे। जब पाकिस्तान से लोग आ रहे थे, पाकिस्तान लोग जा रहे थे, है ना। तो उन्हीं से रिलेटेड इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना। अब इसमें ये है देखो, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स। अब ऐसे लोगों के बारे में, हाँ, लेकिन यहाँ पे याद रखना, अवैध प्रवासी नहीं होने चाहिए, सारे के सारे माइग्रेंट्स होने चाहिए। और माइग्रेंट जरूरी नहीं क्या अवैध प्रवासी ही हों, किसी वजह से वो आ जाते हैं, है ना। और आर्टिकल 8, अब राइट टू सिटीजनशिप वही सिंपल ही है, रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो भारत से बाहर रह रहे हों उन सब के लिए, है ना। और बाद में वो फिर वो भारत आ गए हों उनके लिए ही नागरिकता से रिलेटेड है। बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, जैसे आर्टिकल 9 है ना। तो आर्टिकल 9 बोलता है, जो आपने बार बार पढ़ा होगा, आर्टिकल 9 आपने कई बार सुना होगा कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा जिसने किसी और कंट्री यानी कि फॉरेन विदेश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया गया होगा, है ना। तो सिंपल है, नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। सिंपल है यहाँ पर, एक्वायर द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, इसने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को ग्रहण कर लिया गया हो, ऑफ एनी फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री।
ठीक है? वहीं आर्टिकल 10 है, आर्टिकल 10 कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो सिटीज़नशिप के लिए है, उसके लिए क्या है, पार्लियामेंट एक लॉ बना सकती है ना? सब्जेक्ट है जो उसके लिए। तो एंड प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 बेसिकली बोलता है पार्लियामेंट को पावर प्रोवाइड करता है ना? आर्टिकल 11 से ही पार्लियामेंट को पावर मिलती है। पार्लियामेंट को पावर मिलती है लॉ बनाने के लिए कि कोई भी ऐसा मतलब लॉ बना सकती है जो भी मतलब सिटीजनशिप को उनकी अर्जन के लिए और उनके टर्मिनेशन के लिए यानी इक्वेशन के लिए और टर्मिनेशन के लिए एक प्रकार का लॉ बना सकती है टाइम टू टाइम, है ना? इसी कारण से जो है आर्टिकल 11 के तहत ही पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, जब सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनता है उसमें कुछ प्रावधान करते हैं कि आपको कैसे नागरिकता मिलेगी, कैसे आपकी नागरिकता छिनेगी, लॉसेस होगी, उसके बारे में है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन विथ टू द एक्वाजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। जो कि बेसिकली सिटीजनशिप एक्ट 1955 को पारित करती है बाद में। तो सिटीजनशिप एक्ट के बारे में हम थोड़ी सा देख लेते हैं, बस 2 मिनट का और लेक्चर है, देन हमारा कंप्लीट है। तो सिटीजनशिप एक्ट बेसिकली है क्या, है ना? अभी मैंने बताया आपको कि जो आर्टिकल 11 है, उसके तहत पार्लियामेंट एक प्रकार का लॉ बना सकती है। तो वहीं एक्विजिशन और एंड लॉसेस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में प्रावधान करता है, लॉसेस ऑफ सिटीजनशिप। तो जो एक्वाजिशन के कुछ तरीके बताता है, कैसे आप नागरिकता को अर्जन कर सकते हो। तो इंडिया की जब नागरिकता को अर्जन करने के कुछ तरीके हैं, फर्स्ट जो है वाय वर्थ के द्वारा, वाय वर्थ के द्वारा आप जन्म से कर सकते हो। बाय डिसेंट यानी कि वंश के आधार पे कर सकते हो। ये आप लिख सकते हो, ये इम्पोर्टेंट भी है, कई बार पूछ सकता है। थर्ड नंबर है बाय रजिस्ट्रेशन के द्वारा, मतलब पंजीकरण करवा के कर सकते हो आप, नागरिकता ग्रहण कर सकते हो भारत की। वहीं फोर्थ नंबर है बाय न्यूट्रलाइजेशन, प्राकृतिकरण के द्वारा, न्यूट्रलाइजेशन। इनका विस्तार से इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होते, सिर्फ इनकी इसकी इस चीज़ को पूछते हैं कि किस आधार पे आपको नागरिकता मिल सकती है। तो इन सब 5 तरीकों से आपको नागरिकता मिल सकती है। बाय इनकॉर्पोरेशन, मतलब किसी क्षेत्र को हमने शामिल कर लिया है और एक अधिनियम पारित कर दिया कि यहाँ के जो सारे नागरिक हैं वो भारत के नागरिक होंगे। मान लो जैसे सिक्किम है तो सिक्किम भारत में शामिल होगा, वहाँ पे एक अधिनियम पारित किया हुआ था, उसी अधिनियम में लिखा हुआ था कि यहाँ के जो भी नागरिक थे वो सारे के सारे नागरिक होंगे। जैसे हमने 36 अमेंडमेंट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो उसमें हमने सब कुछ लिख दिया था कि हाँ, यहाँ के लोग हमारे यहाँ के मतलब भारत के नागरिक होंगे। तो अब जो लॉस है, लॉस कैसे होगा आपकी सिटीजनशिप का? लॉस ऑफ सिटीजनशिप, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। लॉस आपके 3 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट, आप तो किसी प्रकार से स्वैच्छिक त्याग कर दोगे इसको, बाय रियूनिसिएशन, सिएशन। सेकंड नंबर है आपका बाय टर्मिनेशन के द्वारा। ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ घटना कर दी हो भारत में, है ना? तो आपकी जो नागरिकता है उसको हटा दिया गया हो, छीन लिया गया हो, टर्मिनेशन कर दिया गया हो उस नागरिकता का। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने झंडे को जला दिया है ना? युद्ध के समय आपने विदेशी
शक्तियों का साथ दे दिया, पाकिस्तान का साथ दे दिया मान लो, है ना? तो आपकी नागरिकता को हटाया जा सकता है कि भाई आप अगर आपकी जो नागरिकता है या आपकी जवाबदेहिता है वो पाकिस्तान के प्रति है तो जाओ भाई पाकिस्तान में रहो। बट हाँ, अगर आप एज़ इंडिया में रह रहे हो तो आपकी दायित्व है कि आप इंडिया में के प्रति अपने दायित्वों को निभाओ, है ना? और इसके अलावा आपकी वंचित हो सकती है नागरिकता, है ना? और वंचित कैसे इसमें एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि आप कैसे आपकी खत्म हो सकती है नागरिकता। तो फर्स्ट ये कि आपने कहीं और कंट्री की अ, जो आपने सिटीज़न है, नागरिकता है जो, वो आपने फ्रॉड तरीके से ग्रहण की हो, आपने ली हो, ठीक है? सेकंड जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कि आप लगातार इंडिया से 7 साल से बाहर रह रहे हैं, 7 ईयर से। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, तो 7 ईयर से अगर आप बाहर रह रहे हैं लगातार आउटसाइड इंडिया के, तो आपकी जो नागरिकता है, वो खत्म कर दी जाएगी, उसको खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है? कुल मिला के यही इम्पोर्टेंट प्रावधान थे। तो फाइनली हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आपने अभी तक इसका पीपीटी चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है? इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट लेक्चर से अपडेट होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? और हमसे जुड़े रहें। कोई डाउट है तो कमेंट में बताएँ, जिसकी वजह से हम आप लाइव सेशन को तैयार करें कि हाँ, हमारे डाउट हैं तो हम उस पे एक लाइव सेशन ले लेंगे तो आपको डायरेक्टली वहाँ पे और भी जो डाउट होंगे तो आपके क्लियर हो जाएँगे सारे के सारे। ठीक है? और ये हमारा पूरा बैच चल रहा है जीके फॉर ऑल एसएससी एग्ज़ाम जिसमें लेक्चर मिल रहे हैं, नोट्स जो मिल रहे हैं वो आपको इस पीपीटी ही मिल रही है। बाकी टॉपिक वाइज़ जो पीवाईक्यू जो सीरीज़ है, वो बाद में स्टार्ट होगी, स्पेशल ऑन-सेट लेक्चर हैं, वो एग्ज़ाम के पहले आपको मिलेंगे। ठीक है? ये सब कुछ इस यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है। थैंक यू, शुक्रिया, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।